हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सीए इंटर एफएम एक्सप्रेस बैच का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक बहुत बेसिक सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट ये चैप्टर आपके बाकी सब चैप्टर्स का एक बेस है। ये चैप्टर सबको कंबाइन करेगा। तो अगर हमने यहाँ पे एक बार अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना ली तो बाकी चैप्टर्स में जब हम लोग जाएंगे उसकी कंसेप्चुअल रिवीजन करेंगे तो हमें चीज़ों को इकट्ठा करना, उनको ग्रैस्प करना काफ़ी ईजी रहेगा। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम इस चैप्टर में जंप इन करते हैं। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आप खुद को मानोगे फाइनेंशियल मैनेजर्स, आप हो डिसीजन मेकर्स ऑफ अ कंपनी। एक बिजनेस है, हम एक बिजनेस की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है सीए लिमिटेड। ठीक है, इसके आप हो फाइनेंशियल मैनेजर्स और आई एम द इन्वेस्टर ऑफ द कंपनी। तो ऐसे हम चैप्टर को समझना शुरू करेंगे। मान के चलो जब आप लोगों ने सोचा कि आपको सीए लिमिटेड का बिजनेस शुरू करना है, सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कैपिटल लेके आनी पड़ेगी बिजनेस को शुरू करने के लिए, यानी कि आपको पैसा चाहिए होगा। ठीक है, उसके लिए आप लोग आओगे अपने इन्वेस्टर्स के पास। आप बोलोगे इन्वेस्टर भाई साहब, मैं एक सीए लिमिटेड नाम से बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, क्या आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे? ठीक है, तो मैं आपसे क्या पूछूंगा, आपका बिजनेस क्या है, कैसा है, डिफरेंट डिटेल्स लूंगा। ठीक है, एक बार के लिए हम फ्लो चार्ट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप बिजनेस शुरू करोगे पहले तरह के आप डिसीजंस क्या लोगे, फाइनेंशियल डिसीजंस, जिसमें सबसे पहले तो आप ये सोचोगे कि आपको टोटल कितना पैसा चाहिए। मान के चलते हैं आपको चाहिए 100 करोड़। ठीक है, एक बार के लिए हमने सोचा कि मुझे ये बिजनेस रन करने के लिए 100 करोड़ की कैपिटल चाहिए। देन सेकेंडली आप सोचोगे कि जब मुझे ये 100 करोड़ चाहिए तो उसके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या हैं, कि जब पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा। उसके लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप इन्वेस्टर के पास आए, मैंने बोला या तो मैं आपको इक्विटी के रूप में पैसा दे सकता हूं, या मैं आपकी कंपनी में डेट इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, या फिर आप बैंक के पास जाके टर्म लोन ले सकते हैं, या फिर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी ऑप्शंस है। यहाँ पे हमने एक बार के लिए कुछ एक ऑप्शंस लिखी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। बाकी चैप्टर नंबर 2 में जब हम जाएंगे तो बहुत डिटेल में हमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। देन जो सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए बीइंग एन फाइनेंशियल मैनेजर, कि एक बार के लिए मान के चलो आपके पास 2 ऑप्शंस आई। पहली ऑप्शन है आपको लग रहा है कि ठीक है, या तो मैं इक्विटी से पैसा उठा सकता हूं या मैं पैसा डेट से उठा सकता हूं, या मैंने एज एन इन्वेस्टर आपको बोला कि मैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, डेट इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि आप लोग फिर सोचोगे कि जो 100 करोड़ की आपको टोटल कैपिटल चाहिए वो आप किस रेशियो में, किस प्रोपोर्शन में इक्विटी और डेट से रेस करने वाले हो। यानी कि एक ऑप्शन हो सकता है कि आप 60 CR इक्विटी से लेके आओ और बाकी 40 CR आप बोलो कि डेट उठाएंगे, जिससे कि टोटल क्या होगा आपका 100 CR की आपके पास कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, कि जो भी आपका सारा कैपिटल है 100 करोड़ का वो आपने कौन कौन से सोर्सेज से रेस किया, दैट इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर। जब हम चैप्टर नंबर 5 में जाएंगे तो बहुत डिटेल में कैपिटल स्ट्रक्चर की थेरीज पढ़ने वाले हैं, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे कि आपको कौन कौन से मॉडल्स हैं जिससे आप डिटरमाइन करोगे कि कितना आपका इक्विटी होना चाहिए, कितना आपका डेट होना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है सर फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने ये 2 चीज समझ आई। जो ये तीसरी चीज है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सर इसका क्या मतलब होता है। देखो, जब मैंने आपको एज एन इन्वेस्टर पैसा दिया, मैंने आपको 60 करोड़ का इक्विटी दिया, 40 करोड़ का डेट दिया। ठीक है, मैं आपकी सेवा तो करूंगा नहीं, मैं भी यहाँ पे बिजनेस करने के लिए बैठा हूं, पैसे कमाने के लिए बैठा हूं। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको मैं 60 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, मुझे कम से कम भी इस पे 15% की रिटर्न आप साल में कमा के दो। यानी कि मैंने आपको ये बोला कि अगर मैं आपके बिजनेस में इक्विटी इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे उस पे 15% रिटर्न चाहिए, और अगर आपको मैंने डेट की इन्वेस्टमेंट जो दी है उस पे मुझे अगर आप 8% की रिटर्न भी देते हो, दैट इज इनफ। सर ऐसा क्यों है, क्यों फर्क है इक्विटी और डेट की रिटर्न्स में, ये भी हम मुद्दे पे डिस्कस करेंगे कि क्यों इक्विटी की रिटर्न्स ज्यादा होती हैं, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती हैं, और क्यों डेट की एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं। अभी के लिए आप मान के चलो, मैंने आपको 2 एक फिगर्स बताई कि 60 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट है उस पर मुझे कम से कम आप 15 करोड़ का रिटर्न दो, 15% का रिटर्न दो, और जो 40 करोड़ का डेट इन्वेस्टमेंट है उस पर आप मुझे 8% का रिटर्न दो। तो ये क्या हुआ आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कंपनी ने जब कैपिटल रेज की अपने इन्वेस्टर्स में से तो उसको कुछ उस कैपिटल पे उनको रिटर्न देना होगा, उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट करना होगा। क्लियर है जी सर, इतना समझ आया हमें कि हमारे पास अब पैसा आ चुका है, 100 करोड़ रुपया मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है फॉर द रनिंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब आपको बीइंग द फाइनेंशियल मैनेजर्स डिसाइड करना है
कि अब वो 100 करोड़ रुपए आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करोगे, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहां पे आप ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। आपकी कोशिश क्या रहेगी, अब ये 100 करोड़ को मैं ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाऊं, 100 करोड़ का 120 करोड़ करूं, फिर 140 करोड़ करूं एंड सो ऑन। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आप लोग सोचोगे कि पैसा कहाँ और कितना इन्वेस्ट करें, कि अगर मेरे पास एक बार 100 करोड़ आ गया तो इसकी इन्वेस्टमेंट मैं कहाँ करूं। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। पहले तो आप कुछ एक फिक्स्ड एसेट्स खरीदोगे, लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदोगे, यानी कि कुछ आप एक बिल्डिंग्स लोगे, कुछ आप लैंड लोगे, डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस आप मशीनरी लोगे एंड सो ऑन। सेकेंडली आपको एक वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपके करंट एसेट्स में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ एक आपको इन्वेंट्रीज रखनी पड़ेगी एंड सो ऑन। ये सब डिसीजन हम लेंगे अंडर द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग डिसीजंस। चैप्टर नंबर 7 में हम बहुत अच्छे से कैपिटल बजटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं और चैप्टर नंबर 9 में हम लोग वर्किंग कैपिटल को काफी डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है जी। देन जब आपने 100 करोड़ से धंधा शुरू किया, आपने उसकी इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, अभी आपने सारा साल बिजनेस रन किया, मान के चलो सारे साल में आपको 30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। सर बहुत अच्छा बिजनेस चला, पहले साल में हमने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके 30 CR का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। अब मैं आपके पास इन्वेस्टर आया, आपको फाइनेंशियल मैनेजर्स के पास, मैंने पूछा कि आपने जब 30 करोड़ कमा लिए हैं तो मेरा हिस्सा मुझे उसमें से वापस दो, ठीक है। आप लोगों ने बोला कि इसमें जो इंटरेस्ट का हिस्सा है, इंटरेस्ट ऑन डेट, वो तो आप उठा लो पूरा, क्योंकि वो तो ऑब्लिगेशन है, वो तो आपको 8% के हिसाब से मुझे देना ही पड़ेगा। बट सर जो आपने मुझे इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है उस पे डिविडेंड देना या ना देना, वो एक फाइनेंशियल मैनेजर्स और एजीएम के बीच में हम डिस्कस करेंगे। सर डिविडेंड देना कोई फिक्स नहीं होता, ये हम सबको पता, आप सबने लॉ में पढ़ा हुआ है। डिविडेंड पेमेंट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन। तब एक और डिसीजन आएगा, बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर आप लोग डिसाइड करोगे क्या, डिविडेंड डिसीजंस, कि जो भी आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी बची हैं, जितना भी पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा है, कितना पैसा आप उनको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड देना चाहते हो और कितना पैसा आप बिजनेस में रिटेन्ड अर्निंग्स के रूप में रख के उसको री इन्वेस्ट करोगे ताकि आपका बिजनेस फर्दर फ्यूचर में ग्रो कर पाए। क्लियर है। सो डिविडेंड डिसीजन में बात करेंगे यहाँ पे पे बैक टू इन्वेस्टर्स की। एक बारी के लिए यहाँ पे क्लियर हुआ, हमने तीनों डिसीजंस को हाई लेवल पे समझा और रिलेट किया बिजनेस से कि कैसे आपके बिजनेस को ये तीनों फाइनेंशियल डिसीजंस इंपैक्ट करते हैं। क्लियर है जी। एक बारी के लिए अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अब फाइनेंशियल नंबर्स की बात करेंगे, बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजंस की बात करेंगे, उनका डायरेक्ट इंपैक्ट कहाँ जाता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, जो कि है बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स। आपने अकाउंट्स में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको सब आते हैं, बट फॉर द पर्पसेस ऑफ फाइनेंस हमारा जो फोकस एरिया रहेगा वो फाइनेंशियल डिसीजंस के ऊपर रहेगा, ना कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के ऊपर, ना कि बैलेंस शीट और P&L के ऊपर, ठीक है। फॉर दिस पर्पस हमारा जो बैलेंस शीट बहुत सिंपलिस्टिक बनता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एसेट्स ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। अब अगर इनको ब्रेक करना शुरू करें, नेटवर्थ क्या होता है, नेटवर्थ है आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स का सारी की सारी फंडिंग, जो भी आपके इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो भी आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं, जो भी आपकी अदर इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, वो सब का सब कहाँ आता है, नेटवर्थ में। क्लियर है। और अगर आपके पास कुछ नॉन करंट लायबिलिटीज है, यानी कि डेट वगैरह है, तो वो भी आपका इक्विटी साइड पे आएगा। और अगर एक सेकंड के लिए मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, ये मेरा क्या बना, ये बन गई मेरी कैपिटल, और इन दोनों को हम बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यानी कि नेटवर्थ प्लस मेरे नॉन करंट लायबिलिटीज सब अच्छे रिपीट करेंगे, जो भी मेरा शेयर होल्डर्स का पार्ट है और जो भी मेरा डेट है, उन दोनों को अगर मैं कंबाइनली देखूंगा, दैट बिकम्स द कैपिटल ऑफ द कंपनी, और इन दोनों की प्रोपोर्शन को हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर है। देन जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन होंगे वो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, ये सब फाइनेंसिंग डिसीजंस का पार्ट बनेंगे, ठीक है। मूविंग अहेड, अगर आप एसेट साइड पे आओगे, नॉन करंट एसेट्स जो भी आप वो प्रोक्योर करोगे, उसका डिसीजन हम कहाँ लेंगे, इन्वेस्टिंग डिसीजंस में, ये भी हमने पढ़ लिया। और जो बचा बैलेंस शीट का पार्ट आपका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ये क्या होता है आपका वर्किंग कैपिटल, नेट एसेट्स, ठीक है। तो जब इन दोनों के डिसीजंस, जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस होंगे, वो हम चैप्टर नंबर 9 वर्किंग कैपिटल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है जी। जो फोर्थ डिसीजन बचता है अब आपका डिविडेंड डिसीजन, उसकी बात होगी प्रॉफिट एंड लॉस से लेके जो भी आपने साल भर में P&L कमाया है, उसमें से आप देखोगे कि कितना आपको डिविडेंड पे आउट करना है, विच विल बी योर कैश आउटफ्लो, और कितना आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस के बैलेंस शीट में भेजना है, जो कि आपका बिजनेस में जाके फिर से री इन्वेस्ट हो जाएगा।
क्लियर है जी, यहाँ तक सबको सब क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस आईसीए आपको कैसे पूछता है, कुछ एक फाइनेंशियल टर्म्स जो आपको आईसीए क्वेश्चंस में देगा उनका मतलब आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन बोले नेटवर्थ, प्रोप्राइटर फंड्स, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी और अगर शेयर होल्डर फंड्स, इन चारों में से कोई भी वर्ड अगर क्वेश्चन यूज करता है उसका मतलब एक ही होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर्स। तो कहीं ना कहीं सारी की सारी नेटवर्थ आप यहां पे ले आओगे, क्लियर है। अगर क्वेश्चन ने आपको बोला कैपिटल इंप्लॉयड या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, हम सब ने ऑलरेडी पढ़ लिया, तो आपका नेटवर्थ तो आएगा ही इसमें, इसके साथ साथ आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग डेट भी आ जाएगा। देन अगर क्वेश्चन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करेगा तो उसमें सारी की सारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आपकी आ जाएंगी इंक्लूडिंग द करंट लाइबिलिटीज भी, ऑल ऑफ योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज विच इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटीज। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक बिजनेस के बारे में और अच्छे से जानते हैं। अब आप लोग जो बिजनेस शुरू करने वाले हो सीए लिमिटेड, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आप ये बिजनेस रन करना चाह रहे हो? सर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस लें, आप बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर ऐसे डिसीजंस लो जिससे वेल्थ मैक्सिमाइज हो पाए, जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं उनकी रिटर्न इंक्रीज हो पाए, शेयर प्राइस बढ़ पाए, जिससे क्या होगा, आपके शेयर होल्डर्स हैप्पी रहेंगे। एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस कंपनी हम सबको पता है लिस्टेड स्टॉक मार्केट में, आज की डेट में उसका शेयर का रेट अराउंड 2900 और 3000 चल रहा है। मान के चलते हैं 3000 रुपया आज की डेट में रिलायंस के शेयर का रेट है। आप बीइंग द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ द कंपनी, आपका कोशिश रहना चाहिए कि शेयर का रेट कैसे बढ़े। अगर आज की डेट में 3000 रेट है उसका, तो कल को 3100 हो, 3200 हो, जिससे क्या होगा, जो भी आपके स्टॉक ओनर्स हैं, ओनर्स ऑफ द कंपनी हैं, उसकी वेल्थ इंक्रीज हो। सर क्लियर है? सर अब हमें ये बताओ कि जब हमने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं तो किन सब बातों का आपको ध्यान रखना है बीइंग द फाइनेंशियल मैनेजर्स, आप कब कैसे अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर्स कहलाओगे। उसके लिए मैंने आपको बोला आपको इन 4 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल नंबर्स, कि अगर आप कोई भी डिसीजन लोगे उसका क्या इंपैक्ट आएगा आपके बैलेंस शीट पे, आपके P&L पे, आपके कैश फ्लोज पे, क्योंकि कहीं ना कहीं यही सब स्टेटमेंट्स है जो बाद में पब्लिक में जाती हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग्स करते हो या इन्वेस्टर्स को जब आप इंफॉर्मेशन भेजते हो तो इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से भेजते हो, तो जो भी आपके डिसीजंस होने चाहिए उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। देन आपको रिस्क मैनेज करके चलना है, रिस्क एंड रिटर्न बैलेंस करना है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो या कोई भी डिसीजन लो, आपको सिर्फ रिटर्न के बारे में नहीं सोचना बल्कि उसके रिस्क के बारे में भी सोचना है। मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप बैंक की एफडी में इन्वेस्ट करो, सेकंड ऑप्शन है आप शेयर्स लो। सर अगर रिस्क की बात की जाए, जो रिस्क है सर वो तो बैंक एफडी में बिल्कुल कम है, बैंक क्योंकि डूबता ही नहीं है, बट शेयर्स में तो सर बहुत हाई रिस्क है। अभी पेटीएम का एग्जांपल ले लो, सर शेयर में बहुत रिस्क का, रेट ऊपर हो जाते हैं नीचे गिर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बट सर फिर अगर हम रिटर्न्स की बात करें, इनकी रिटर्न्स, एफडी रिटर्न्स कितना दे रही है आपको, 4%, 5%, बहुत ही कम है। बट शेयर्स आपको रिटर्न्स भी तो ज्यादा देते हैं, ऑन एन एवरेज 15% रिटर्न्स, 12% रिटर्न्स आपको शेयर मार्केट ने दिया है। तो कहीं ना कहीं हमने ये समझा कि अगर मैं रिस्क ज्यादा ले रहा हूं शेयर्स में तो मुझे रिटर्न्स भी ज्यादा एक्सपेक्टेड चाहिए, और अगर मैं रिस्क कम ले रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ एफडी इन्वेस्टमेंट तो मेरी रिटर्न्स भी कम होंगी। तो इसके लिए आपको जब भी डिसाइड करना है रिस्क एंड रिटर्न दोनों के बारे में सोच के चलना है, दोनों को बैलेंस करके डिसीजन लेना है। क्लियर है जी? सर क्या सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स के बारे में सोचना जरूरी है? सर गुडविल वगैरह, हमारी ब्रांड इमेज, लोग हमारी कंपनी को कैसे परसीव करते हैं, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सर उनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, आपको नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के बारे में भी सोचना चाहिए, जैसे कि गुडविल या फिर आपकी इमेज। क्लियर है? और तो और आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप वेल्थ मैक्सिमाइज कर पाओ, शेयर होल्डर्स की रिटर्न ज्यादा कर पाओ। सर क्लियर है, हमें इतना तो समझ आ गया कि हमें फाइनेंशियल डिसीजन जब लेने हैं तो कैसे लेने हैं। बट सर एक बात बताओ, हु ओन्स द कंपनी? आप सबने लॉ में पढ़ा हुआ है, कौन ओन करता है कंपनी को? आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्यों? उनके पास आपकी कंपनी के वोटिंग राइट्स होते हैं। इन द एजीएम, इन द ईजीएम वो लोग आपकी कंपनी को वोट कर सकते हैं। बट सर डिसीजंस कौन लेता है कंपनी के? हमने अभी समझा, जो आप मैनेजमेंट हो, बीइंग द फाइनेंशियल मैनेजर्स, कंपनी के कुछ भी डिसीजंस लेना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ आया। अगर मैं एग्जांपल लूं, ये है आपकी कौन,
ये आपके ओनर्स बैठे हैं यहाँ पे और ये आपकी मैनेजमेंट है। सर जब डिसाइड करना है तो फिर तो ये मैनेजमेंट कर रही है, बट सर जो ओनर्स हैं वो तो अपने ये बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो थर्ड पर्सन के पास है। ओनर्स ने अपने रख लिए यहाँ पे एजेंट्स टू मेक द डिसीजंस फॉर द कंपनी, ठीक है। बट हो सकता है ऐसा कई बारी कि जब ये आप मैनेजमेंट डिसीजंस ले वो अपना फायदा पहले सोचे, दे कैन बी सेल्फिश एट टाइम्स, वो ओनर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में डिसीजंस ना ले पाए, उसकी वजह से क्या हो सकता है, ओनर्स को कुछ नुकसान हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो आपको कुछ फिक्स्ड एसेट्स खरीदना था, यहाँ की आपको कुछ बिल्डिंग खरीदनी थी, तो एक मैनेजमेंट का रिश्तेदार था, मैनेजमेंट ने क्या किया, अपने रिश्तेदार से वो बिल्डिंग महंगे में खरीद ली। बट इससे क्या हुआ, नुकसान किसका हुआ, ओनर्स ऑफ द कंपनी का हुआ, जो शेयर होल्डर्स हैं उनका नुकसान हुआ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एजेंसी प्रॉब्लम, कि जो ओनर्स ने एजेंट्स रखे थे, मैनेजर्स, वो जब डिसीजंस लेंगे वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी हो सकता है ना हो। तो दिस एजेंसी प्रॉब्लम अराइजेस विच लीड्स टू एजेंसी कॉस्ट्स, ठीक है। व्हाट इज नाउ एजेंसी प्रॉब्लम, हम सबको समझ आ गया है कि जब मैनेजमेंट जो आपके एजेंट्स हैं वो डिसीजंस ले सकते हैं इन देयर पर्सनल बेनिफिट रादर देन इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। सर यहाँ तक हमें क्लियर है, सब कुछ समझ आ रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे बताओ, जो आपने ऊपर यहाँ पे बात की थी, सर इक्विटी में मुझे 15% रिटर्न चाहिए, डेट में 8% रिटर्न चाहिए, सर ऐसा क्यों है। या फिर अगर आपने यहाँ पे भी बात की कि मुझे अगर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो रिटर्न ज़्यादा चाहिए, एफडी में इन्वेस्टमेंट करना है तो रिटर्न कम चाहिए, सर क्या लॉजिक है इसके पीछे। इसके पीछे देखो, जो मेन चीज है दैट इज ओनली योर रिस्क एंड रिटर्न। जब आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लोगे तो ये रिस्क और रिटर्न दोनों हैंड इन हैंड चलने चाहिए, यानी कि अगर आप रिस्क बढ़ा रहे हो तो आपको रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस भी हाई रखनी पड़ेंगी, ठीक है। सर एक बार के लिए अब इक्विटी और डेट के कॉन्टेक्स्ट में बताओ ये कैसे चीजें अप्लाई होती हैं। ये हम सबको पता है, इक्विटी के केस में ये कंपनी को कंट्रोल करते हैं, डेट जनरली कंपनी को आपकी कंट्रोल नहीं करता है, उनके पास कोई भी वोटिंग पावर्स नहीं होती हैं। बट अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी में चले जाए, सर इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है बैंकरप्सी, जब कंपनी में आ जाए, जब आपकी लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास एसेट्स ही नहीं है, आपके पास कैश ही नहीं है कि अपने आप लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पाओ, आप अपने डेट के इंटरेस्ट की रीपेमेंट कर पाओ या प्रिंसिपल की रीपेमेंट कर पाओ, उस केस में कंपनी क्या चले जाएगी, इंसॉल्वेंसी में चले जाएगी। आप सीए फाइनल में एक लॉ पढ़ोगे, आईबीसी 2016, वो बताता है कि जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए तो डेट भी कंपनी को ओन कर सकते हैं, उसके डिसीजंस में कंट्रोलिंग पावर आ जाता है उनके पास। अभी के लिए आप इतने समझ के चलो, टू कीप द थिंग्स फॉर यू, डेट जनरली कंपनी को कंट्रोल नहीं करते हैं अनलेस एंड अदरवाइज इंसॉल्वेंसी हो। सर क्लियर है। सर अब एक बात बताओ, बीइंग एन इन्वेस्टर, जब मैंने आपकी कंपनी में पैसा लगाना था, मैंने आपको दो ऑप्शंस दी थी, एक तो मैं बोल रहा था इक्विटी ले लो, या मैं आपको बोल रहा था मैं डेट इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। तो उस केस में अगर आप बीइंग एन इन्वेस्टर मेरे एंगल से सोचोगे, इक्विटी में मैंने जब किया इन्वेस्टमेंट तो मैंने रिस्क बहुत हाई लिया, और डेट में जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो रिस्क कम होता है। क्यों? इसका एक मेन रीजन है, जो डेट है वो आपकी कंपनी की ऑब्लिगेशन होती है, जो भी इंटरेस्ट पे करना है या फिर प्रिंसिपल रीपेमेंट करना है, वो आपके पास पैसे हैं या नहीं है, डज नॉट मैटर, आपको वो रीपे करना ही पड़ेगा। बट इक्विटी के केस में डिविडेंड आप तभी दोगे अगर कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स हैं, कंपनी के मैनेजर्स ने ये डिसाइड किया कि वो डिविडेंड पे करना चाहते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, बीइंग एन इन्वेस्टर मुझे रिस्क बहुत ज़्यादा है इक्विटी में। और तो और अगर इंसॉल्वेंसी की भी बात करें, सबसे पहले रीपेमेंट होगी आपकी डेट की, इक्विटी की पेमेंट तो बहुत लास्ट में जाके होती है, जब सब सेटल हो गए बचा कुछ इक्विटी को मिलता है। इसलिए इक्विटी में रिस्क बहुत ज़्यादा लिया मैंने, और क्योंकि मैंने रिस्क ज़्यादा लिया, बीइंग एन इन्वेस्टर मैं चाहता हूँ कि मेरी रिटर्न्स भी इसमें हाई हो, जैसे कि 15%, और डेट के केस में क्योंकि मेरा रिस्क कम था, मैं कम रिटर्न पे भी हैप्पी था। ये सेम चीज़ शेयर मार्केट में भी अप्लाई होती है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई होती है। जब आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा यहाँ पे, तब आप हाई रिस्क ले रहे थे, आप हाई रिटर्न्स चाहते थे। और तो और जब आप बैंक एफडी में इन्वेस्ट करते हो या सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हो, क्योंकि आपका रिस्क कम होता है, आप रिटर्न भी कम एक्सपेक्ट करते हो। सर क्लियर है, इन्वेस्टर के एंगल से सब समझ आ गया हमें, बट सर एक कंपनी के एंगल से भी तो बताओ, कंपनी के एंगल से कैसे होता है। सर अब यहां पे बैठी है कंपनी, अगर कंपनी के केस में मैं बात करूं इक्विटी की और डेट की, सर कंपनी में इक्विटी का रिस्क बहुत कम है, डेट का रिस्क बहुत ज्यादा है।
क्यों? अगेन क्योंकि कंपनी को डेट की रीपेमेंट करनी ही पड़ेगी, चाहे पैसे हैं या नहीं है। उस वजह से कंपनी के लिए डेट बहुत बड़ा सिरदर्द होता है, बहुत एक बड़ा रिस्क है कि इसकी तो पेमेंट करनी ही पड़ेगी। बट इक्विटी के केस में कोई सिरदर्द नहीं है, हमने शेयर्स इश्यू कर दिए, डिविडेंड देना ना देना वो तो बात की बात है, तो पैसे होंगे दे देंगे, राइट। उसकी वजह से कंपनी के पास रिस्क बहुत कम है, इक्विटी का डेट बहुत ज़्यादा है, क्लियर है। बट सर जब आप रिटर्न की बात करोगे, कंपनी के लिए ये क्या बन जाएगा? ये तो कॉस्ट बन जाएगा, क्योंकि कंपनी को क्या है, जो इन्वेस्टर चाहता है उसकी नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा, कंपनी के लिए वो बन जाएगा कॉस्ट, जिसको हमने क्या समझा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जो हमने कैपिटल रेज की उसकी क्या हमें कॉस्ट लगे। तो जब भी आप कॉस्ट देखोगे उसका आपको इन्वेस्टर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। मान के चलो अगर यहाँ पे इन्वेस्टर आपका बोल रहा था कि मुझे 15% रिटर्न्स ऑन इक्विटी चाहिए, तो आप एज अ कंपनी बोल सकते हो नहीं नहीं मैं 15% नहीं दूंगी, मैं तो आपको सिर्फ 10% दूंगी। नहीं, क्योंकि अगर आपने ऐसा बोला तो फिर बीइंग एन इन्वेस्टर मैं तो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं तो बोलूंगा कि कम से कम मुझे 15% इन्वेस्ट करके रिटर्न्स दोगे तभी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो कहीं ना कहीं जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे वो आपको इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है कि 15% अगर इन्वेस्टर चाहता है तो कंपनी के लिए भी कम से कम 15% कंपनी को यहाँ पे उनको कमा के देना पड़ेगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ डेट, जो भी आपने इंटरेस्ट रेट पे डेट इशू किया, फॉर एग्जांपल 8%, तो वो आपका कॉस्ट रहता है। इसमें हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी करेंगे फ्रॉम द एंगल ऑफ कंपनी। चैप्टर नंबर 4 में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसके नेक्स्ट चैप्टर वही पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे फ्रॉम द साइड ऑफ कंपनी, जिससे कंपनी को पता चले कि जब उसने जो कैपिटल रेज करी है कितने कितने पैसे उसको इन्वेस्टर्स को इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स वापस करने पड़ेंगे। सर बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक हमें सब चीज़ें समझ आ रही हैं, रिस्क रिटर्न हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, द लास्ट मेन टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। सर हमने ऊपर बात की थी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की, शॉर्ट फॉर्म इसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को WM बोलेंगे, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे यहाँ पे। सर जब हमने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात की थी तब मैंने बोला था कि बीइंग द फाइनेंशियल मैनेजर्स आपका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि शेयर्स प्राइस को बढ़ाना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की रिटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। बट इसके कॉन्ट्रास्ट में एक और सोच भी होती है, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो बहुत एक शॉर्ट टर्म सोच होती है, जिसमें आप लोग सिर्फ सोचते हो कि मुझे करंट ईयर के P&Ls को बढ़ाना है, करंट ईयर के सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स दिखाने हैं, और ऐसा करते करते आप लोग रिस्क और रिटर्न के बारे में नहीं सोचते हो, आप लोग सिर्फ रिटर्न्स पे फोकस रखते हो कि कैसे मुझे इस साल का P&L बढ़ाना है, क्लियर है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है? एक शॉर्ट टर्म व्यू है जिसमें आप सिर्फ P&L के बारे में सोच रहे हो, आपका फोकस होता है कि अपने बुक प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ाएं, रिटर्न्स आप बहुत हाई एक्सपेक्ट करते हो विदाउट कंसिडरिंग द रिस्क। इसके कॉन्ट्रास्ट में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक बहुत ही सही अप्रोच है, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फॉलो इन योर डेली लाइफ। आपको लॉन्ग टर्म व्यू रख के चलना है, क्योंकि आपका बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। इंस्टेड ऑफ योर P&L आपको कैश फ्लोज के बारे में सोचना है। आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, डे बाय डे P&L की जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो रही है, यानी कि कैश फ्लोज की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। इवन इफ आपके P&L में लॉसेज हैं, बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ यहाँ पे, इवन इफ आपके P&L में लॉसेज हैं और आपका कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो शेयर मार्केट इसको काफी पॉजिटिवली लेती है। अगर आप इन द केस ऑफ स्टार्टअप्स देखोगे आज की डेट में, जोमेटो है लिस्टेड, आपका पेटीएम है, ये सब कंपनीज लॉसेज में बैठी हैं, इनके P&Ls सब लॉसेज में, बट कहीं ना कहीं क्योंकि इनके कैश फ्लोज सही हो रहे हैं, इनके कैश फ्लोज पॉजिटिव हो रहे हैं, इनकी वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं, क्लियर है। कैश फ्लो अप्रोच चलना है, फोकस आपका होना चाहिए कि आपकी शेयर होल्डर्स के रिटर्न को आप कैसे बढ़ा पाओ। रिटर्न्स आपको सोचने की हाई होनी चाहिए, बट अगेन यहाँ पे आपको रिस्क के बारे में भी सोच के चलना है कि रिस्क आपका एडिक्वेट हो, क्लियर है। एक और चीज, जब आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे आओगे आपको टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज के बारे में भी सोचना है कि सर कैश फ्लोज पे तो हमने सोचा ठीक है, बट जो उसकी टाइमिंग है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये आप सबने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फाउंडेशन में, उसके बारे में भी सोचना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो कि आप लोगों ने मुझसे किसी वजह से 1 लाख रुपए लेने थे, ठीक है। एक तो मैं आपको बोलता हूं कि जो आपने मुझसे 1 लाख रुपए लेने हैं वो तो आज ले जाओ, या फिर आप मुझसे 5 साल बाद लेने आ जाना। गिवन एन ऑप्शन, आप तो बोलोगे सर 5 साल बाद क्यों आऊंगा, मेरे को तो पैसे आप आज ही दो। क्यों?
आपने क्या सोचा सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, क्योंकि अगर आप आज मुझे पैसा दोगे इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 5 साल बाद तो सर वैल्यू पता नहीं पैसे की बहुत कम हो जाएगी। या अगर आप मुझे बोलोगे सर 5 साल बाद लेने पैसे, तो मुझे अगर आप लेट से 2 लाख रुपए दोगे फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 5 साल बाद लेने आऊँगा। तो कहीं ना कहीं आपने क्या सोचा कि जो भी आपके कैश फ्लोज हैं उसको आप विद टाइम कंपेयर करके चलते हो। 1 लाख रुपया आज की वैल्यू, 2 लाख रुपया 5 साल बाद की वैल्यू। टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है सर? अब हम यहाँ पे बात करें कैश फ्लोज की। ठीक है, एक चीज बताओ, अगर हमने अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लिए तो क्या गारंटी है कि शेयर प्राइस बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। आप शेयर मार्केट में देखोगे डेली, कई बार क्या होता है, कंपनी के रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आते हैं। मान के चलो लास्ट मंथ जब आया था टीसीएस का रिजल्ट, उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव थे, एक्सपेक्टेशंस को बीट किए थे, बट स्टिल शेयर प्राइस जो है वो डाउन आया था। क्योंकि शेयर प्राइस सिर्फ एक आपके फाइनेंशियल नंबर्स पे इंपैक्ट नहीं होता, शेयर प्राइस का जो फैक्टर्स हैं इफेक्टिंग द प्राइस बहुत सारे हैं। इसकी वजह से जो भी आपके फाइनेंशियल डिसीजंस आप ले रहे हो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप निकालना शेयर प्राइस से मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लिए तो आपका शेयर प्राइस कंपनी का बढ़ेगा। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डज नॉट ऑफर एनी क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल डिसीजंस एंड द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। सर हमें सब कुछ क्लियर है, बहुत अच्छे से हमें चैप्टर नंबर 1 समझ आया। बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे मेरे साथ बने रहिए। हम बाकी चैप्टर्स की भी बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल रिवीजन करेंगे, डिफरेंट फॉर्मूलाज में जाएंगे, देन डिफरेंट क्वेश्चंस में जाएंगे, सुपर 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड आई विल मेक श्योर कि आपका एफएम सब्जेक्ट बहुत ही आप उसमें कॉन्फिडेंट हो जाएं, काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करें। तो बने रहिए मेरे साथ। डन फॉर द टुडे, थैंक यू।